हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। सीधा मुद्दे पर आता हूं। इस क्लास में खतरनाक पजल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास के पजल सॉल्व करके आपको आने वाला है मजा। मेंस लेवल के ऐसे कॉम्बिनेशन वाले पजल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस सेशन में सॉल्व करने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अभी हमारे सामने एसबीआई क्लर्क और पीओ इन दोनों के एग्जामिनेशंस है। तो क्लर्क मेंस में क्या लेवल किस तरीके से आ सकता है, पीओ मेंस में क्या लेवल किस तरीके से आ सकता है, ये सारी की सारी चीज़ आज के सेशन में डिस्कस होने वाली है। तो मुद्दा यह है, जब भी पजल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आएगी, आप लोगों को पजल 100% देकर सॉल्व करनी है। मैं पहली पजल सॉल्व करने के लिए 7 मिनट का टाइम आपको दूंगा और दूसरी पजल सॉल्व करने के लिए बता दूंगा कितना टाइम है। जितना टाइम मैंने दिया है उतने टाइम में अगर पजल सॉल्व नहीं होती है इन केस, तो आपको अपना टाइम पूरा लेना है। टाइम खत्म होने के बाद मैंने डिस्कशन चालू किया तो आप भी डिस्कशन पे मत आना, आप अपने एंड से पूरा अपना 100% दे देना। ठीक, बात समझ में आ गई? तो चलो, एक धुआंधार जानदार शानदार पजल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। ओके, और पजल पर चलने से पहले ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, एक्टिव रहना जब तक सिलेक्शन नहीं होता। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करते रहूँगा। इस सेशन का पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहली पजल है। जो लोग हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो। जो लोग हिंदी में पजल सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिएगा। 7 मिनट का टाइम है। जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं, ये रही पजल। ठीक, जो लोग हिंदी में इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं, पजल ये रही। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो, तो मैं टाइमर दे दूं आपको 7 मिनट का। पूरा टाइम ले लेना, इनके 7 मिनट में नहीं बनी अपना टाइम। जस्ट अ सेकेंड, कुछ बातें करनी है मुझे आप लोगों के साथ, है ना? तो पहले वो बातें करते हैं और फिर पजल के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, ये आपके सामने जो पजल है, ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होगा। कौन से 2 चैप्टर है वो आप पढ़ के ही फिगर आउट करना। अब जब मल्टीपल चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनके हमारे सामने पजल आती है, तो फिर उस पजल को कैसे टैकल करना है, ये इस पजल का मेन मकसद है कि वो चीज हम लोग सीख जाए। ओके, अब ध्यान से सुनो मैं कह क्या रहा हूं। मैं इस पजल को सॉल्व करने के लिए 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप लोगों को पूरी की पूरी कोशिश करनी है 7 मिनट के आसपास सॉल्व कर पाओ। बट इन केस 7 मिनट के अंदर आप लोग ये पजल सॉल्व नहीं कर पाए, टेंशन लेना मत। जितना टाइम आपको लगता है उतना टाइम ले लेना, बट इस पजल को सॉल्व करना जरूर खुद से ही करना, बिना मेरी मदद के करना। मान लो 7 मिनट के अंदर 100 में से सिर्फ 2 लोगों को ही सॉल्यूशन मिल गया, 98 लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिला। 7 मिनट खत्म होने के बाद 98 के 98 लोग अगर डायरेक्ट डिस्कशन पे चले गए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगली बार जो इस पैटर्न लेवल वैरायटी की पजल आएगी उन 98 लोगों से फिर ना बने। बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आज आपसे यह पजल नहीं बन रही है और आप बिना खुद मेहनत किए, बिना खुद परेशान हुए, बिना खुद डिफिकल्टीज को फेस किए डायरेक्ट मदद यानी डिस्कशन पे जा रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में भी आप इंडिविजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। पर उन 98 में से मान लो 50 भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी एंड से 15, 20, 25, 30, 40 मिनट, 1-1.5 घंटा, जितना टाइम अपने एंड से जा सकता है उतना टाइम ले लिया। बट यस, बिना मेरी मदद के 100% एक्यूरेसी के साथ ये पजल सॉल्व करने की कोशिश करी। और फिर जब मैंने डिस्कस किया तो उस डिस्कशन के अपने खुद के और डिस्कशन में होने वाले अप्रोच के बीच में डिफरेंस नोटिस किया और अपने अप्रोच को इंप्रोवाइज करने की कोशिश करी। उनके मेंस के पजल्स में इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आएगा। उनके मेंस लेवल के पजल में इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, यह बात ध्यान में रखना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक, तो अब एक चीज, अपना जितना भी टाइम जा रहा है इस पजल के लिए दे दीजिए और फिर डिस्कशन पे आइए। चलो, हिंदी में जिनको सॉल्व करनी है वीडियो को पॉज कर लो, 7 मिनट का टाइम ले लेना। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है, ये रही पजल। मैं दे रहा हूं 7 मिनट का, आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप ले लीजिएगा।
एंड टाइम्स अप। टाड़ा टाड़ा। मजा आया कि नहीं आया बताओ? पजल सॉल्व करके मजा आया कि नहीं आया? दिमाग का दही दिमाग का भाजीपाला, कुछ कुछ हुआ या सब कुछ हो गया? और क्या हुआ वही समझ में नहीं आ रहा है, किस सिचुएशन में हो। हाँ, बस मानसिक संतुलन बनाए रखना। अभी ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? प्यारा क्वेश्चन था नहीं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इत्तू सा क्वेश्चन है, इत्तू सा, ठीक है? बट इत्तू से क्वेश्चन ने अगर सही से चीजें नहीं समझी है तो नाक में दम कर दिया होगा। अगर सही से चीजें समझी है, पहले से अगर सारी चीजें सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने की आदत है, तो फिर इस पजल ने ज्यादा परेशान नहीं किया होगा, ठीक है? 10 लोग हैं, एक लाइन में खड़े हैं नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हुए, ठीक? अब हमारे दिमाग में क्या आता है यार, 10 लोग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हुए एक लाइन में खड़े हैं, मतलब वो ऐसे ही होंगे, हमारे दिमाग में ऐसे ही आता है। पर जब आगे हम यहां पर देखते हैं कंडीशंस को, जैसे कौन सी कंडीशन थी इधर, एल स्टैंड बिहाइंड क्यू, पीछे खड़ा है सर। अब अगर ऐसे ऐसे 10 लोगों को बिठाया तो पीछे वाली कंडीशन तो फेल, मतलब सबसे पहले दिमाग इधर खराब हो जाएगा, है ना? और अगर ये चीज समझने के लिए आपने ज्यादा टाइम नहीं लिया है कि इस लाइन में 10 लोग ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 खड़े थे एक के पीछे एक, तो इस पजल का पहला और सबसे आसान पड़ाव आपने पार कर लिया है। पहला और सबसे आसान, ये इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है? तो पहला और सबसे आसान पड़ाव पार करने के बाद क्या है जरा देखते हैं। 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा रखना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला पॉइंट, उन्होंने कुछ कुछ प्राइजेस भी जीते हैं। 3 लोग वी और एम के बीच में है, वी एम के पीछे खड़ा है। वी और एम के बीच में 3 लोग और वी एम के पीछे खड़ा है, एम के पीछे 3 लोग छोड़कर वी आएगा, ठीक? एम किसी एक एंड पर या तो शुरुआत में खड़ा है नहीं तो आखिरी में खड़ा है। एम या तो शुरुआत में खड़ा है या आखिरी में खड़ा है, ठीक? आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड। अब जिन्होंने लीनियर अरेंजमेंट कंसिडर किया होगा, आप में से कितने लोगों के साथ हुआ ये देखना, जिन्होंने लीनियर अरेंजमेंट में 10 लोग लिए थे, हाँ, एम एक एंड पर, एम दूसरी एंड पर 3 का गैप छोड़कर वी, 3 का गैप छोड़कर वी, ऐसी पॉसिबिलिटी आप लोगों ने बना भी ली होगी, आदत से मजबूर, है ना? ऐसी पॉसिबिलिटी बना भी ली होगी, बट आगे तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो फिर ये जो भी बनाया होगा वो सारा काम पानी में चला गया होगा, और एक अनजाने में हमारे अंदर पैनिकनेस क्रिएट होगा, यार मेरा तो टाइम खराब हो गया, मेरा तो टाइम खराब हो गया। और यही पर्पस होगा इस क्वेश्चन को डिजाइन करने का। डिजाइन करने का एक्सक्लूसिव पर्पस यही है कि आपको बेवजह की परेशानी में डाल दो और आपका दिमाग खराब कर दो, और आप फिर उस खराब मेंटालिटी के चलते, खराब माइंडसेट के चलते आगे जो चीजें आपसे बन सकती है उस पर भी अपना 100% ना दे पाओ। तो इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि मेंस एग्जामिनेशन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का खेल नहीं है सर। कईयों ने मेंस एग्जामिनेशन के कई क्वेश्चन आज तक सॉल्व किए हैं, बट उन सबका मेंस में परफॉर्मेंस सेम नहीं रहा सर। हाँ, ऐसा भी है कुछ लोगों ने कम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं मेंस के, फिर भी उनका परफॉर्मेंस कई गुना अच्छा है उन लोगों से जिन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। रीजन, माइंडसेट। मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट, और यही हम लोग मेंस के इन सेशन में डिस्कस करते हैं। माइंडसेट कैसा होना चाहिए मेंस के क्वेश्चन को टैकल करते वक्त, किस तरीके से थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, कौन सा डेटा कैसा हैंडल करना है, मेंस के सेशन में यही सारी चीजें डिस्कस होती है, ठीक है? चलो आप, तो यहां पर 10 लोग एक के पीछे एक खड़े हैं, V स्टैंड्स बिहाइंड M, ओके? तो V M के पीछे खड़ा है और M किसी एक एंड पर है। अब एक बात क्लियर थी यार, M सबसे आखिरी एंड पर नहीं जा सकता था, M सबसे आखिरी एंड पर नहीं जा सकता था, आखिरी एंड पर गया 3 छोड़कर V नहीं ले पाते, तो M को कहां लेना पड़ता? M को यहां पे लेना पड़ता। 1 2 3 छोड़ के इधर कौन आता? V। M के बाद में 3 छोड़कर कौन आएगा? V आएगा, ठीक? K V के बाजू में खड़ा था। अब दिक्कत यह है V के बाजू में K कहां खड़ा है? K V के बाजू में इधर खड़ा है या इधर खड़ा है? खड़ा हूं आज भी वही, ये दिल फिर बेकरार है। नहीं पता K खड़ा है कहां है, K खड़ा कहां है नहीं पता, ठीक? K स्टैंड्स एडजेसेंट टू V। 3 पर्सन K और S के बीच में, K और S के बीच में 3 लोग, ठीक है? K और S के बीच में 3 लोग, ये भी नहीं पता सर मुझे कि K के पहले S है बाद में S है, मुझे नहीं पता,
कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग के पहले हैं उतने ही लोग डी के बाद में हैं। के पहले जितने भी लोग हैं उतने ही लोग डी के बाद में होने चाहिए थे। आगे 5 लोग क्यू एंड एल के बीच में, एल क्यू के पीछे है। 5 लोग एल और क्यू के बीच में, और एल कहां है? क्यू के पीछे। 1 2 3 4 5 छोड़ के एल आ जाएगा। ठीक। आर जेड के पीछे खड़ा है, जेड के पीछे आर खड़ा है। एंड लास्ट लाइन दी है, आर डज नॉट हैव लेस देन और इक्वल टू 1 नेबर। आई शाबाश। लेस देन और इक्वल टू 1, सबसे पहले तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब कितने? 1 या 1 से कम। 1 या 1 से कम मतलब 0 और 1। लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब आइदर 0 और 1। 0 और 1 पड़ोसी होंगे किसके? आर के। सॉरी, 0 और 1 आर के पड़ोसी नहीं होंगे। डज नॉट हैव, आर डज नॉट हैव लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, आर के 0 पड़ोसी नहीं होंगे। 0 तो पड़ोसी किसी के नहीं होंगे, किसी भी तरीके से 0 पड़ोसी किसी के नहीं होंगे। तो ये खामखा आपको परेशान करने के लिए 0 वाला नंबर इंट्रोड्यूस किया था। अगर सोच में पड़ जाए आई साला ये 0 पड़ोसी कैसे होंगे, तो इधर हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस एग्जामिनर पेपर सेटर का काम हो गया, वो नहीं करना हमें। ठीक। अब हमें आर का एक पड़ोसी नहीं होना चाहिए था, आर का एक पड़ोसी नहीं होना चाहिए था। आर के बाजू में एक इंसान नहीं आना चाहिए, मतलब आर सबसे शुरू में नहीं आ सकता, सबसे आखिरी में नहीं आ सकता। बीच में किधर भी आर ले लिया, मान लो आर इधर ले लिया, तो आर के 2 पड़ोसी हो जाएंगे, एक ये, पहला जस्ट और एक जस्ट बाद वाला। तो आर बीच में कहीं पे भी आ गया तो आर के 2 पड़ोसी होंगे, तुरंत पहला तुरंत बाद वाला। तो आर एंड पर अगर ले लेते हैं, मान लो आर अगर मैं एंड पे ले लेता तो आर का एक ही पड़ोसी होता, कौन? उसके जस्ट पहला आने वाला। आर का एक ही पड़ोसी होता, कौन? उसके जस्ट पहले आने वाला। ओके, ठीक है, चलो। अब ठीक है, अब पहले आगे कुछ कंडीशंस दे रखी है, उस पर वो आगे जो कंडीशंस दे रखी है, टी स्टार डब्ल्यू मींस टी रिसीव्स मोर कैश देन डब्ल्यू, टी एम्परसेंट डब्ल्यू लेस कैश देन डब्ल्यू, टी परसेंटेज डब्ल्यू सेम कैश एज डब्ल्यू, और इधर फिर कुछ एक्सप्रेशन। मतलब ये वाला पार्ट अगर मैं देख रहा हूं ना तो मुझे ऑर्डर एंड रैंकिंग का वाइब आ रहा है। इस वाले पार्ट में ऑर्डर एंड रैंकिंग का वाइब आ रहा है, तो इसका और इसका क्या कनेक्शन है नहीं है आगे पता चलेगा। पहले अब तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो Q के पीछे 5 छोड़कर L होना चाहिए। Q मैं इधर ले लूं, अगर मैंने Q को इधर ले लिया, 1 2 3 4 5 छोड़ के L इधर आ जाएगा। ठीक। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी? K फिक्स नहीं था सर, K को फिक्स करना था। अगर K यहां पे ले लिया, क्योंकि K की 2 पॉसिबिलिटीज है, Q और L को यहां पे रखते हुए K की 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। K मैंने यहां पे लिया, 1 2 3 छोड़ के S ऊपर नहीं ले पाऊंगा, 1 2 3 छोड़ के S बाद में नहीं ले पाऊंगा, तो K इधर नहीं आएगा। जब Q इधर है, K इधर नहीं आ पाएगा। K को इधर ले लिया, 1 2 3 छोड़ के S पहले नहीं आएगा, 1 2 3 छोड़ के S को बाद में लेना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है ना। तो अब मैंने क्या किया है, अगर किसी को ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, ये तो प्रो वाला मेथड में बता रहा था, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बना के ये पजल सॉल्व करो। आप क्या करो? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बना के इस पजल को सॉल्व करना, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने प्रीलिम्स के टाइम पे किया था, जैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स के टाइम पे किया था, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बना के पजल सॉल्व। V और K एडजेसेंट होने चाहिए थे। ठीक, V और K एडजेसेंट हो गए। ओके, तो V और K की कितनी केसेस हो गई? V और K की 2 केसेस हो गई। अब 2 केसेस में यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी? K और S के बीच में 3 का गैप, 1 2 3 छोड़ के K पहले नहीं ले, S पहले नहीं ले पाता, 1 छोड़ा 2 छोड़ा 3 छोड़ा, S आ गया बाद में। K इधर है, 1 2 3 छोड़ के S मैं बाद में भी ले सकता हूं, या फिर K अगर इधर है तो 1 2 3 छोड़ के मैं S पहले भी ले सकता हूं। कितनी पॉसिबल केसेस मिली अभी तक? 3 पॉसिबल केसेस।
कितनी पॉसिबल केसेस मिली? 3 पॉसिबल केसेस। अब इन 3 पॉसिबल केसेस में अगर हम दिमाग लगाए, के पहले जितने थे उतने डी के बाद में, तो के पहले 1 2 3 4 5 लोग थे, डी के बाद में 5, 1 2 3 4 5 लोग छोड़ के डी नहीं आ सकता। के इधर रखने से अगर डी नहीं आ रहा है तो इसमें भी के नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये काम हमारा हो गया, हमारा ये वाला काम हो गया। ठीक, मैंने आर को सबसे आखिरी में नहीं ले सकता, पॉइंट इधर नोट डाउन किया, पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमारा पिक्चर अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, के पहले 3 लोग थे, 1 2 3 छोड़कर डी इधर आना चाहिए था। के पहले 1 2 3 लोग, 1 2 3 छोड़ के डी यहां पे आना चाहिए। अब Q को अगर मैं रखने की कोशिश करूं, पॉइंट क्या है सर? पॉइंट यह है Q के बाद 5 छोड़कर L। Q इधर लिया, 5 छोड़ के L नहीं ले पाऊंगा। जितनी भी जगह अवेलेबल है, जितनी भी जगह खाली है, उन सारी जगहों पर चेक करने की कोशिश करो। Q इधर लिया, 5 छोड़ के L नहीं ले पाऊंगा। Q इधर लिया, 5 छोड़ के L नहीं ले पाऊंगा। Q यहां पे लिया, 1 2 3 4 5 छोड़कर L नहीं ले पाऊंगा। Q अगर यहां पे लेता हूं, 1 2 3 4 5 छोड़कर L इधर ले सकता हूं। अगर मैं Q यहां पे लेता, 1 2 3 4 5 छोड़ के L के लिए जगह नहीं बचती। तो जितनी भी जगह खाली थी, सब जगह मुझे भी नहीं पता है सर क्यों कहां पर जाएगा, मैं ढूंढता हूं। कैसे ढूंढता हूं? जितनी जगह खाली है उन सब जगह पर क्यू को रखने की कोशिश करता हूं। जितनी भी जगह खाली है उन सब जगहों पर मैं क्यू को रखने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर क्यू 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 फाइनल हो गया। ओके, तो Q और L फाइनल हो गए। अब हमारा पॉइंट क्या था सर? हमारे पास पॉइंट था R को सबसे आखिरी में नहीं लेना है और Z के पीछे R होना चाहिए। Z अभी यहां पे दिखा नहीं है, Z मैं इधर ले पाऊंगा? मुझे नहीं पता Z को कहां लेना है, मुझे नहीं पता Z को कहां लेना है। Z को यहां पे लेना है, यहां पे लेना है कि यहां पे लेना है? Z कहां पे लेना है मुझे नहीं पता। Z इधर ले लिया, उसके पीछे R नहीं ले सकता। Z यहां पे ले लिया, उसके पीछे R यहां पे लेना पड़ेगा। अगर मैंने Z को यहां पे ले लिया, उसके पीछे R के लिए यही एक जगह बचेगी और सबसे आखिरी में R अलाउड था क्या? नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? Z इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। Z के लिए एक ही जगह बची, Z के लिए एक ही जगह बची, Z फाइनल हो गया। जैसे ही Z फाइनल हो गया, हमें उसके पीछे R फाइनल करना था। Z के पीछे ये एक जगह बची है, ये एक जगह बची है। दोनों में से कौन सी जगह पर R लेंगे? R सबसे आखिरी में नहीं ले सकते, लास्ट प्लेस में R अलाउड नहीं है, तो R यहां पे नहीं लेना था, R को यहां पे लेना था। सारे लोग हो चुके थे, आखिरी पर्सन कौन बचा था? आखिरी पर्सन A बचा था, A आ जाएगा इधर, तो सीक्वेंस स्वाहा, सीक्वेंस स्वाहा। क्लियर डिस्कशन? डिस्कशन क्लियर, एकदम चकाचक। हाँ, तो अब हमने बस सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग अभी भी खाली है। ठीक, स्टार का मतलब है T रिसीव्स मोर कैश देन W। अब कोडेड फॉर्मेट में हमने ब्लड रिलेशन किया, इनइक्वालिटी किया, कोडिंग डिकोडिंग किया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस किया, तो ये कोडेड फॉर्मेट पजल में क्यों नहीं आ सकता सर? हाँ, कोडेड फॉर्मेट में अगर इतने बाकी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये कोडेड फॉर्मेट बाकी के पजल्स में क्यों नहीं आ सकता? तो मैंने पजल में भी इंट्रोड्यूस कर दिया कोडेड फॉर्मेट। ठीक है, तो यहां पर कोडेड फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब जरा ध्यान से देखना, T स्टार W, T रिसीव्स मोर कैश देन W, T W से ज्यादा कैश रिसीव करता है। ठीक, स्टार का मतलब पहले वाले के पास ज्यादा कैश है, उसकी जो कैश प्राइस मनी है वो ज्यादा मिली है। एम्परसेंट का मतलब पहले वाले को, T को यानी एम्परसेंट के पहले वाले को कम प्राइस मिली है, और परसेंटेज का मतलब दोनों को बराबर बराबर प्राइस मिली है। अब ये जो ऑर्डर एंड रैंकिंग था, मतलब 10 लोगों को अलग अलग प्राइजेस मिले थे और वो प्राइजेस हमें कंपेयर करने थे। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग में आमतौर पर हमारी आदत क्या होती है? जितने लोग हैं उतने बेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग थे, 10 लोग अरेंज करने के लिए 10 लोगों की जगह बना लो। ऐसे ही करते हैं ना आमतौर पे हम ऐसे ही करते हैं। बट इधर क्या दिया है सर? इधर दिया है कि प्राइस मनी इक्वल भी हो सकती है। जैसे T परसेंटेज W मतलब दोनों का प्राइस सेम होगा, Q परसेंटेज L,
क्यू और एल की प्राइस मनी सेम है। भाई साहब क्यू और एल की प्राइस मनी अगर सेम है तो कंडीशन नोट डाउन करते वक्त दिमाग का दही नहीं हो जाएगा? रिलेट करते वक्त, नोट डाउन करते वक्त कैसे किया? इस काम को आसान कैसे किया? लॉजिकली सोचते तो इस काम को आसान करने का एक बहुत प्यारा तरीका था। अगर लॉजिकली सोचते इस काम को आसान करने का बहुत प्यारा तरीका था ये नंबर्स। कितनी प्राइस अमाउंट है? 2000, 3000, 5000, 7000, 10,000। प्राइस अमाउंट 5 अलग अलग नंबर थे। प्राइस अमाउंट 5 अलग अलग नंबर थे। तो क्या होता अगर मैं 5 बेसिस कंसिडर करता? 1, 2, 3, 4, 5। क्या हो अगर मैं प्राइस बेसिस ऐसे कंसिडर करूं? ये 10,000 का प्राइस है, ये 7,000 का प्राइस है, ये 3,000 का प्राइस है, ये 5,000 का प्राइस था इधर, है ना? 7,000 का प्राइस, इधर 5,000 का प्राइस, इधर 3,000 का प्राइस और इधर 2,000 का प्राइस। ठीक, इधर कितना प्राइस है? 2,000 का प्राइस है। हो गया 10, 7, 5, 3, 2। हो गया 10, 7, 5, 3, 2 हजार के प्राइजेस है। ओके, अब क्या बोला था हमें? Q परसेंटेज L। Q परसेंटेज L मतलब Q और L दोनों की प्राइस अमाउंट सेम थी, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। चलो आगे आराम से चलो, एकदम आराम से। L स्टार A। स्टार का क्या मतलब है? ज्यादा प्राइस। किसकी प्राइस अमाउंट ज्यादा है सर? स्टार के पहले जो आया L की प्राइस अमाउंट A के प्राइस अमाउंट से ज्यादा है। L की प्राइस अमाउंट A की प्राइस अमाउंट से ज्यादा है, मतलब A के ऊपर L आना चाहिए था। ठीक, आगे A स्टार M। स्टार का मतलब ज्यादा। किसके पास ज्यादा है? पहले वाले के पास ज्यादा। तो A की प्राइस M की प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए थी। A की प्राइस M की प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए थी। M परसेंटेज K परसेंटेज V। परसेंटेज का मतलब सेम, परसेंटेज का मतलब सेम। तो M और K का प्राइस सेम है, K और V का प्राइस सेम है। परसेंटेज मतलब सेम कैश। तो MK KV सेम। M और K का सेम था, K और V का सेम था। इसका मतलब एक ही जगह पर M भी आएगा, K भी आएगा, V भी आएगा। इन 5 में से किसी एक ही जगह पर M, K, V तीनों के तीनों एक ही जगह पर आएंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग में अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? इक्वल टू वाला एस्पेक्ट इग्नोर कर दिया था, है ना? इक्वल टू वाला साइन रखकर हमने अभी ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे ही नहीं थे। अगर करे थे तो वो इनइक्वालिटी में करे थे। थोड़ा थोड़ा इनइक्वालिटी का टच आ रहा है इसमें। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग है या इनइक्वालिटी है? आप डिसाइड कर लो। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग है या इनइक्वालिटी है, या आप डिसाइड कर लो। बस कंपैरिजन 3 तरीके से होना चाहिए। अगर कंपैरिजन 2 तरीकों से है तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, 3 तरीकों से है तो इनइक्वालिटी। मजा आ रही है? मजा आ रही है? बताओ अगर मजा अरे रुक रे, मजा आ रही है तो इस पर फोकस करो। चलो, V एम्परसेंट A। एम्परसेंट का मतलब है लेस। किसका लेस है? एम्परसेंट मतलब पहले वाले का। तो V का प्राइस अमाउंट A की प्राइस अमाउंट से कम था। जाहिर सी बात है वो A के नीचे ही आना था। M, K, V तीनों एक ही जगह पर आने थे और M की जगह A के नीचे थी, तो ऑफ कोर्स V की जगह A के नीचे ही जाने वाली थी, है ना? दिमाग क्यों लगाए खाली फोकट? आगे चलो। A परसेंटेज S। परसेंटेज का मतलब सेम, है ना? तो A और S की प्राइस अमाउंट सेम है। A और S दोनों एक ही जगह पर आने चाहिए थे। A और S दोनों एक ही जगह पर आने चाहिए थे। Z एम्परसेंट D। ओके, अब हमें क्या बोला है? Z एम्परसेंट D। एम्परसेंट का मतलब है लेस। किसके पास लेस है? पहले वाले के पास। एम्परसेंट के पहला Z था, तो Z के पास D से कम होना चाहिए था। Z के पास D से कम होना चाहिए था। D के नीचे कहीं ना कहीं Z आ जाएगा। D परसेंटेज R। परसेंटेज का मतलब सेम, परसेंटेज का मतलब सेम। तो D और R की कैश प्राइस सेम होनी चाहिए थी। D और R दोनों एक जगह पर आने चाहिए थे। ठीक, एंड आगे K स्टार Z। स्टार का मतलब है मोर दैन।
स्टार का मतलब है मोर देन, ठीक। तो किसके पास ज्यादा प्राइस होगी? के के पास जेड से ज्यादा प्राइस होगी, के पास जेड से ज्यादा प्राइस होगी, मतलब ये पिक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। अभी तक मेरे साथ हो? अब इसके आगे बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी तक मेरे साथ हो तो इसके आगे बहुत ज्यादा मजा आएगा। करूं शुरुआत? मेरा एक सवाल, ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये जो भी कुछ भी सिचुएशन बना है, इस सिचुएशन में क्या हमें डी आर का कोई भी कंपैरिजन, डी और आर का कोई भी कंपैरिजन क्यू एल, ए एस, एम के वी, इनमें से किसी के भी साथ बताया गया? नहीं। डी आर का कोई भी कंपैरिजन क्यू एल के साथ नहीं पता, क्यू एल से ज्यादा था, बराबर था, कम था। ए एस से नहीं पता, ए एस से ज्यादा था, बराबर था, कम था। या फिर एम के वी से भी नहीं पता, एम के वी से डी आर का प्राइस ज्यादा था, बराबर था, कम था। मतलब अभी के लिए हो क्या सकता है सर? अभी के लिए, अभी आगे कंडीशन है, बट अभी के लिए क्या बोला है? डी आर जेड के ऊपर होने चाहिए, डी आर जेड के ऊपर ऐसे होने चाहिए, इन्हीं के बराबर में होने चाहिए, इनके नीचे इनके ऊपर इधर होने चाहिए, इन्हीं के बराबर होने चाहिए, इनके नीचे इनके ऊपर इधर होने चाहिए, या फिर ये इसके नीचे यहां पर होने चाहिए, या इनके बराबर होने चाहिए। अभी डी और आर की कोई भी कंफर्मेशन मिल रही है क्या? नहीं। पर आखिरी में एक पॉइंट क्या बोला था? नॉट मोर देन 3% रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। 3 से ज्यादा लोगों को सेम अमाउंट ऑफ कैश प्राइस नहीं मिली है, 3 से ज्यादा लोग, यानी एक जगह पर मैक्सिमम 3 लोग आ सकते हैं। डी और आर इनके बराबर कंसीडर कर लिया तो 4 हो जाएंगे, डी आर की पॉसिबिलिटी ये वाली कैंसिल। डी और आर इधर कंसीडर कर लिया, 4 हो जाएंगे, डी आर की ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। डी और आर इनके साथ कंसीडर कर लिया, 4 हो जाएंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। स्टिल डी और आर की कुछ पॉसिबिलिटीज बची, कौन सी? डी और आर क्यू एल के ऊपर, डी और आर क्यू एल के नीचे ए एस के ऊपर, डी और आर ए एस के नीचे एम के वी के ऊपर, डी और आर एम के वी के नीचे जेड के ऊपर। डी और आर की इतनी पॉसिबिलिटीज स्टिल बच रही है। क्या आपने ये सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करी थी? क्या आपने ये सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करी थी? अगर हां तो अब इधर हम चिपका देते हैं फाइनल सॉल्यूशन, ठीक। तो जेड सबसे नीचे लेना था, जेड के जस्ट ऊपर एक बार क्या कंसीडर करते हैं? डी और आर कंसीडर करते हैं। जेड के जस्ट ऊपर डी और आर कंसीडर करते हैं, बाकी वैसा ही लिखते हैं एम के वी। एम के वी तीनों आ जाएंगे इधर, ए और एस दोनों आ जाएंगे इधर, क्यू और एल दोनों आ जाएंगे इधर। टेक्निकली लॉजिकली स्पीकिंग पॉसिबल है, ठीक। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी सर इसमें? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे बनेगी, Z आएगा इधर, एम के वी आएंगे इधर, इसके ऊपर डी और आर इधर आएगा, ए एस इधर होंगे, क्यू एल इधर होंगे। डी और आर कहां पर आए सर? डी और आर यहां पर आए। क्लियर? ठीक। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, Z इधर ही रहेगा, एम के वी इधर ही रहेंगे, डी आर इधर आ जाएगा, ए एस नीचे आ गया, क्यू एल इधर ही रहेगा। ये तीसरी पॉसिबिलिटी, डी एंड आर इधर आ जाएंगे। चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी? डी एंड आर सबसे ऊपर होंगे, बाकी का ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा। सारा डिस्कशन एकदम चकाचक क्लियर है, एकदम चकाचक। तो आग लगा दो, एकदम चकाचक सारा डिस्कशन क्लियर है तो आग लगा दो। अभी इनकी पॉसिबल प्लेसेस पता है, फिक्स प्लेसेस नहीं पता। हमें नहीं पता ये कंफर्म कहां पर कितना प्राइस मिला है। हो सकता है एम के वी तीनों को 3000 का प्राइस मिला है, हो सकता है डी और आर को 3000 का प्राइस मिला है, हो सकता है एम के वी को 5000 का प्राइस मिला है, या फिर 5000 का प्राइस डी आर को मिला है, नहीं तो ए एस को मिला है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल केसेस होंगे। क्या ये क्लर्क मीन्स में आ सकती है? बिल्कुल।
क्लर्क मेंस में अगर ये पजल आ गई तो डिफिकल्ट मानी जाएगी। क्लर्क मेंस में ये पजल अगर आ गई तो डिफिकल्ट मानी जाएगी। रीजन, ऐसा नहीं है कि पजल सॉल्व करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, नहीं, ट्रिकी थी। क्या ट्रिकी थी? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रहे थे उनके कंपैरिजन में, और कंपैरिजन में दो कंपैरिजन नहीं थे जो कि आमतौर पे ऑर्डर एंड रैंकिंग में होते हैं, कंपैरिजन में थे तीन कंपैरिजन जो आमतौर पे इनइक्वालिटी में होते हैं। ठीक, तो ये ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत रख लिया करो, अच्छा होता है सेहत के लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल क्या दिया? अच्छा, टाइम पीओ मेंस में आ सकती है क्या? आ सकती है। पीओ मेंस में अगर ये पजल आ गई पीओ मेंस में, तो इस पजल का लेवल मॉडरेट के आसपास माना जाएगा, क्योंकि पीओ के हिसाब से उतनी टफ है नहीं। मॉडरेट या मॉडरेट से कम भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इजी टू मॉडरेट लेवल में ये पीओ मेंस के हिसाब से फॉल करती है, और क्लर्क मेंस के हिसाब से ये डिफिकल्ट के आसपास रहेगी। ठीक है, अब एक सवाल क्या पूछा था सर हमसे? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी इन द क्यू? क्यू मतलब ये, ठीक है, वी की पोजीशन क्यू में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सामने से पांचवा। Fourth from the front end of the queue, third from the end of the queue, sixth from the beginning of the queue, fifth from the beginning of the queue। डी इसका बिल्कुल सही आंसर था, शुरुआत से पांचवा था। एकदम चकाचक क्लियर है, एकदम चकाचक। हाँ, अगर एकदम चकाचक क्लियर है और मजा भी आ गया है तो चैट सेक्शन में आग लगा दो। अब देखो, शुरुआत में ये अगर आपको क्लिक नहीं हुआ होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां से आगे यार ये थोड़ा सा एक आदत डाल लेंगे कि इसके आगे जो भी चीजें हम मतलब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करो ऑल राउंड सोचने की। ठीक, अब अगली पजल पर चले। अगली पजल तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है, उससे भी ज्यादा क्रांतिकारी है, बहुत प्यारी पजल है अगली। अगली पजल पे चलते हैं। ठीक है, अगली पजल पर चलने से पहले ध्यान से सुनो मैं क्या रहा हूं। अगली पजल पर चलने से पहले एक चीज, अगली पजल थोड़ी सी लेंदी है। ठीक है, अगली पजल थोड़ी सी लेंदी है, 2 स्लाइड में बटी हुई है। ये पहली स्लाइड है पजल की, स्लाइड नंबर 1। ठीक, पहली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 1। तो ये स्लाइड नंबर 1 के बाद बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन स्लाइड नंबर 2 पर है। ओके, करना क्या है, मैं स्लाइड नंबर 1 दिखा दूंगा, वीडियो वहीं पे पॉज कर लो। ठीक, जब वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा स्लाइड 2 पर चले जाओ और वहां से आगे करना शुरू करो। मैं स्लाइड 1 दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुकूंगा, स्लाइड 2 दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुकूंगा, और मैं स्लाइड 2 पर ही रुका रहूंगा। आप 1 स्लाइड डील होने के बाद आप पूरा का पूरा सेकंड स्लाइड पे आ जाना। ओके, मैं आपको इस पजल को सॉल्व करने के लिए टाइम 8 से 9 मिनट के आसपास का दे रहा हूं। बहुत प्यारी पजल है, बहुत प्यारी। एसबीआई पीओ मेंस 2017-18 में सबसे पहली बार इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, बट उस टाइम पे वो क्वेश्चन आज मैं अगर डिस्कस करा दूं तो बहुत इजी है। उस टाइम का एसबीआई पीओ का मेंस, एसबीआई पीओ मेंस 17-18 का क्वेश्चन आज डिस्कस करा दूं तो वो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद से एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है, बट वही कॉन्सेप्ट इवॉल्व होते 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 अच्छे लेवल पर अगर पहुंच जाए तो कैसे उसको कर सकते थे, वो आज हम इस सेशन, इस पजल में देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। ठीक है, जिनको हिंदी में पजल सॉल्व करनी है वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना। ठीक, ये स्लाइड टैकल होने के बाद अगली स्लाइड पर आना, इसको टैकल करने के बाद अगली स्लाइड पर आना, और वीडियो फिर से यहां पे पॉज कर लेना और जितना आगे जाना है जा लेना। ठीक है, जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है ये रही आपकी स्लाइड नंबर 1। मैं इधर नहीं रुकूंगा, आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, स्लाइड नंबर 1 जब भी आपकी टैकल हो जाए स्लाइड नंबर 2 पर आ जाओ और वहां से आगे डिस्कशन मतलब सॉल्व करना शुरू करो। स्लाइड 2 पर मैं टाइमर दे रहा हूं आपको 8 से 9 मिनट के आसपास। ठीक है, तो आपको जितना भी टाइम लग रहा है, अगेन आपको जितना भी टाइम लग रहा है उतना टाइम आप ले लो, है ना? ठीक, अपना 100% देना, फिर डिस्कशन पे आना। ठीक, ये मतलब जो भी डील करने के बाद ये है आपकी अगली स्लाइड। अब इसके ऊपर मैं आपको टाइमर दे रहा हूं 8 to 9 मिनट्स का, सॉल्व करो। चलो,
टाना टाना टाना, टाइम अप। मजा आ गया, मजा आ गया पजल सॉल्व करके? ईमानदारी से बताओ। मजा आ गया पजल सॉल्व करके? तो चैट सेक्शन में आग लगा दो, डिस्कशन से और ज्यादा मजा आएगा। और ठीक है, तो क्या बोला था हमें इस पजल में? अब ध्यान देना, मेंस एग्जामिनेशन में अतरंगी पैटर्न्स देखने की आदत क्या डाल लो, एक्सपेक्टेशन रख के ही चलो। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन 100% लेके जाओ। जितनी भी तैयारी मैंने करी है, बहुत ज्यादा तैयारी करी है, बहुत ज्यादा तैयारी करी है, फिर भी मेंस एग्जामिनेशन में मुझे कुछ ना कुछ अतरंगी देखने को मिलना ही मिलना है। ये माइंडसेट बना के चलो। क्यों ऐसा माइंडसेट बना के अगर चलोगे तो फायदा क्या होगा सर? जब कुछ अतरंगी चीज वाकई में सामने आ जाएगी, आप मेंटली पहले से प्रिपेयर रहोगे, आपको उधर घबराने जैसा नहीं होगा। ओह माय गॉड, ओ तेरी, ये तो बहुत अतरंगी क्वेश्चन है, ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। तो फिर वहां पे आपका एफिशिएंसी, वहां पे आपका आउटपुट डाउन हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट मेंटल स्टेटस, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल करते हो, यही सारा मेंस एग्जामिनेशन है। और यही सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए, इसलिए ऐसे कुछ भी वो पूछते हैं। वरना मेरे को एक बात बताओ, आपको सिलेक्शन के बाद कोई बैंक में जाने के बाद ये बोलेगा आज के 4 पजल सॉल्व करके जाने तो 1000 रुपए सैलरी काटूंगा तेरी? समझ में आया नहीं आ रहा है? ऐसे बोलेगा कोई आपसे? अरे क्यों बोलेगा भाई? बैंक में जाके ये पजल आपको सॉल्व नहीं करना है। बैंक में जाके इन पजल्स को, ऐसे अतरंगी क्वेश्चंस को देखकर जो घबराहट सी होती है, अनवांटेड सिचुएशन देखकर, उसको आप कैसे टैकल करते हो? अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी जाती है तो आप उसको एनालाइज कैसे करते हो? ये क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, और यही बैंक भी चाह रही है, उसीलिए ऐसे कुछ भी चीजें पूछ रही है। चलो अब डिस्कस करते हैं। क्या बोला हमें इस पजल में? इस पजल में हमसे बोला था कि भाई साहब ऐसा कुछ तो एक फिगर देके बोला था कि 10 घर है PQRST UVWXY और दोनों साइड पर है। द हाउसेस बिल्ड आर शोन इन द फिगर बिलो। ऐसे कुछ तो घर बनाए हुए हैं। हर घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 का सक्सेसिव मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है? सक्सेसिव 7 का मल्टीपल। मान लो इन दोनों घर के बीच में डिस्टेंस 49 है। सक्सेसिव मल्टीपल ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले SBI PO मेंस में इस्तेमाल हुआ था 2017 या 2018, दोनों में से कोई एक साल की एग्जाम थी। जहां तक मुझे याद है 2017 SBI PO मेंस 2017 में सबसे पहले सक्सेसिव मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट पर पजल पूछा गया था। उसके बाद बहुत सारे एग्जामिनेशंस ने ये कॉन्सेप्ट अपनाया है, बट आज के तारीख में अगर सक्सेसिव मल्टीपल पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो उतना आसान या सीधा नहीं रहेगा जैसे कुछ सालों पहले पूछा था। तो देखते हैं अभी उसमें क्या क्या हो सकता है। सक्सेसिव मल्टीपल पहला समझ लेते हैं जिनके लिए नया है। सक्सेसिव मल्टीपल मतलब मान लो, देखो हर दोनों घरों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 49 मान लो इन दोनों घर के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो अगला जो होगा इधर वो 7 का ही मल्टीपल होना चाहिए, और 7 का ऐसा मल्टीपल जो 49 के तुरंत बाद में आ रहा है। 49 के तुरंत बाद में 7 का मल्टीपल आ रहा है 56। आगे यहां पर जो भी डिस्टेंस होगा वो 7 का मल्टीपल ही होना चाहिए था, पर ऐसा मल्टीपल जो 56 के तुरंत बाद में आया। तुरंत बाद वाला ही क्यों? क्योंकि इधर क्लियर कट बोला था सक्सेसिव मल्टीपल, इधर क्लियर कट बोला था सक्सेसिव मल्टीपल्स। तो यहां पर 56 8 7 56 7 8 56 7 9 63, इधर आ जाएगा 63। और अगर मैं पीछे की तरफ आऊं, पीछे की तरफ इधर आ जाएगा 42। 7 का ही मल्टीपल होना चाहिए था, बट इससे पहले आने वाला। सक्सेसिव मल्टीपल का मतलब क्लियर हो गया? सक्सेसिव मल्टीपल का मतलब क्लियर हो गया। अगर मान लो यहां पर डिस्टेंस है 28, तो बाकी के डिस्टेंसेस क्या क्या होंगे? इधर जो भी डिस्टेंस आएगा वो 7 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। 7 का ऐसा मल्टीपल जो 28 के तुरंत बाद में आता है। 28 के तुरंत बाद में आने वाला 7 का मल्टीपल 35। सक्सेसिव मल्टीपल बोला है। अगर सक्सेसिव वर्ड नहीं होता तो इधर कुछ भी हो सकता था। अगर सक्सेसिव वर्ड नहीं होता, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 7 बोला होता, तो 7 के मल्टीपल में इधर कुछ भी आ सकता था। 7 आ सकता था, 14 आ सकता था, 21 आ सकता था, 28, कुछ भी आ सकता था। कब? जब सक्सेसिव वर्ड यूज नहीं होता।
बट सक्सेसिव वर्ड यूज किया है तो वो लाइन से चाहिए, एक दूसरे को चिपक के चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो अब बात समझ में आ गई है। तो पिछले वाले डिस्टेंसेस 28 के जस्ट पहले वाला 7 का मल्टीपल 21, 28 के जस्ट पहले जो आता है, 21 के जस्ट पहले जो आता है वो 7 का मल्टीपल 14। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंसेस कुछ ऐसे दिखने चाहिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक, अगर बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है एक नोड भी और उनके कलर्स भी दिए यार, उन घरों को कुछ कुछ अलग अलग कलर से कलर किया है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेज इज सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ईच हाउस, एग्जैक्टली फेसेस अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड। I तो don't like this note. The distance between two houses in the same. अच्छा, I like this condition. बोला क्या था? ऐसा बोला था कि दोनों हाउसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों साइड पर सेम होना चाहिए, so that they exactly face each other. ये घर एक दूसरे को फेस करना चाहिए, इसको एक दूसरे को फेस करना चाहिए, इसको एक दूसरे को फेस करना चाहिए, इसको भी और इसको भी। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो पिक्चर क्लियर हो गई? पिक्चर क्लियर हो गई। अब यहां से आगे पजल शुरू हो गई है, यहां से आगे पजल शुरू हो गई है। तो देखते हैं भाई साहब पजल बोल क्या रही है, और जो भी बोल रही है हमारे समझ में आ रहा है या ऊपर से चला जा रहा है। मेरे साथ रहना, बस मेरे साथ रहना। W इज पेंटेड इन फॉरेस्ट ग्रीन, W फॉरेस्ट ग्रीन कलर में पेंट किया हुआ है। W घर का कलर कौन सा है? फॉरेस्ट ग्रीन। ठीक है भाई साहब, आगे। और ऑर्किड वॉयलेट is opposite to the house that is 133 मीटर राइट ऑफ x। x के राइट में जो 133 मीटर पर घर था, x के राइट में 133 मीटर पे जो भी घर था उसके अपोजिट ऑर्किड वॉयलेट कलर का घर था, उसके अपोजिट वो घर था जिसका कलर ऑर्किड वॉयलेट कलर में पेंट किया हुआ है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है तो ये बात आप फिगर आउट कर पाओगे कि x के राइट में 133 मीटर कहां और कैसे ले सकते हैं। x के राइट में 133 मीटर, कितने घर उसके बीच में आ सकते हैं? अगर आप उस 133 का डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो, नहीं तो देखते हैं आगे कर क्या सकते हैं। हाउस U इज अपोजिट टू द हाउस, नाइदर Q नॉर V इज पेंटेड एक्वा ब्लू। बोला था Q और V में से किसी का भी कलर एक्वा ब्लू नहीं है। Q और V इन दोनों में से किसी का भी कलर एक्वा ब्लू नहीं है। आई होप कि किसी के शॉर्टकट कलर के सेम नहीं हो। लेट मी चेक, कलर के शॉर्टकट सेम हो रहे हैं क्या? कलर दिए हैं क्या? फॉरेस्ट ग्रीन FG, रॉयल येलो RY, ऑरेंज ठीक है, एक्वा ब्लू, कैरेमल ब्राउन, क्रीमी पिंक, सेज ग्रीन ठीक है, स्टील ग्रे। सेज ग्रीन और स्टील ग्रे इनिशियल सेम होंगे, ऑर्किड वॉयलेट ठीक है। सिर्फ ये दोनों कलर्स इनिशियल सेम देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सेज ग्रीन और स्टील ग्रे जिधर भी लिखना है उधर थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, वरना परेशानी फिर बाद में होती, समझ में ही नहीं आता कौन सा कलर कौन सा है। मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, है ना? ठीक है, चलो अब यहां तक सारी चीजें क्लियर है अगर, तो आगे बढ़ते हैं। एक्वा ब्लू हो गया। हाउस U 100 अपोजिट है किसके? 147 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ सेज ग्रीन। सेज ग्रीन के 147 मीटर लेफ्ट में जो है उसके अपोजिट U है। सेज ग्रीन के 147 मीटर वेस्ट में जो भी है उसके अपोजिट कौन सा हाउस है? उसके अपोजिट हाउस U है। उसके अपोजिट हाउस कौन सा है? U इज अपोजिट टू द हाउस विच इज 147 मीटर लेफ्ट ऑफ सेज ग्रीन। सेज ग्रीन के 147 मीटर लेफ्ट में जो भी होगा उसके अपोजिट U आएगा। आई लाइक इट, मजा आ रही है मेरे को। तो एक हाउस बिटवीन X एंड W, X और W के बीच में एक हाउस है, X इधर था, उसके और W के बीच में एक हाउस।
स्टील ग्रे एंड कैरेमल ब्राउन फेस ईच अदर। एस जी वाले दो इनिशियल्स थे हमारे पास, स्टील ग्रे और कैरेमल ब्राउन। स्टील ग्रे के लिए मैं एस टी जी कंसिडर करता हूं, कैरेमल ब्राउन शॉर्टकट सी भी लिख सकते हैं। स्टील ग्रे और कैरेमल ब्राउन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। टी अपोजिट वाई, हाउस टी वाई के अपोजिट है, टी अभी तक कहीं पे मिला नहीं। टी इज अपोजिट ऑफ वाई, हाउस टी वाई के अपोजिट है। अच्छा, टी इज अपोजिट ऑफ वाई। क्रीमी पिंक फेसेस पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज के सामने क्रीमी पिंक है, ऑरेंज के सामने क्रीमी पिंक है, ऑरेंज के सामने क्रीमी पिंक है। ठीक, क्रीमी पिंक फेसेस ऑरेंज। P इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, P नॉर्थ में फेस नहीं कर रहा, मतलब P साउथ में फेस करेगा। P के साथ और कोई कोई मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा। ओ शिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P इज नॉट फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, इधर एक और लोचा है सर। इन 10 घरों में से कौन सा घर नॉर्थ वाली लाइन में, कौन सा घर साउथ वाली लाइन में, ये भी तो नहीं पता। ओ माय गॉड, ये भी तो एक लॉजिकल लोचा है। ऊपर कौन सी लाइन है, नीचे कौन सी है, नहीं पता। अभी तक सिर्फ यही चीज समझ में आई कि P ऊपर वाली लाइन में होगा, और किसी का नहीं पता अभी तक। कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रही है पजल, ये पजल देख के, कंडीशन पढ़ के? हाँ, मजा आ रही है? अगर मजा आ रही है तो बने रहना, और ज्यादा मजा आएगा। P नॉर्थ में फेस नहीं कर रहा, बट इज 210 मीटर लेफ्ट ऑफ S। P साउथ में फेस करता है और S के 210 मीटर लेफ्ट में है। S के 210 मीटर लेफ्ट में P होगा। साउथ में फेस कर रहा है, इसका मतलब साउथ में फेस करने वाली लाइन में S भी होना चाहिए, तभी तो वो P की लेफ्ट में आ पाएगा। P की लेफ्ट में सिर्फ तभी आ पाएगा जब दोनों के दोनों एक ही लाइन में होंगे। एक लाइन में नहीं है तो वो लेफ्ट वगैरह में नहीं आ सकता। ठीक, S विच इज पेंटेड इन क्रीमी पिंक, S को क्रीमी पिंक कलर से पेंट किया गया है। S को क्रीमी पिंक पेंट से पेंट किया गया है। क्रीमी पिंक इधर भी हमारे पास है, इसका मतलब S के अपोजिट ऑरेंज आना चाहिए। ये दिमाग में चलना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस है। जो भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, उस पॉइंट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी ऑलरेडी हमारे पास है, उसके ऊपर अगर खोपड़ियां चलती रही तो हमारा काम थोड़ा सा और आसान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। U is at the end of the street and is painted in steel grey। U स्ट्रीट की एंड पर है और स्टील ग्रे से उसको पेंट किया गया। U is at the end of the row और उसको स्टील ग्रे से पेंट किया गया है। स्टील ग्रे से रिलेटेड एक ऑलरेडी पॉइंट था, स्टील ग्रे, और ये कहां पर होना चाहिए था? ये घर एंड पर होना चाहिए था। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। टेक्निकली वैसे 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, मैं मेरे दिमाग में जो बना है वो आपको इधर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये जो अभी बता रहा हूं वो इमेजिन होना चाहिए, अभी जो बता रहा हूं वो इमेजिन होना चाहिए। ध्यान से सुनना। सेज ग्रीन के लेफ्ट में जो भी था उसके अपोजिट यू था। सेज ग्रीन के लेफ्ट में जो भी था उसके अपोजिट यू था। यू एंड पर है, इसका मतलब ये भाई साहब भी एंड पर होने चाहिए। अब सेज ग्रीन में इधर कहीं पे भी कंसीडर करूं, इस लाइन में एंड में ये वाले भाई साहब आएंगे। अगर मैंने सेज ग्रीन इधर कंसीडर किया, सबसे पहला लॉजिकल लोचा क्या था? सेज ग्रीन ऊपर वाली लाइन में है, नीचे वाली लाइन में खुद पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता। सेज ग्रीन ऊपर है नीचे, मैं दोनों तरफ सोचूंगा। ऊपर भी सोचूंगा सेज ग्रीन आया तो कहां कैसे आ सकता है, नीचे भी सोचूंगा सेज ग्रीन आया तो कहां और कैसे आ सकता है, मैं दोनों तरफ सोचूंगा। ठीक, अगर मैंने नीचे वाली लाइन में कंसीडर किया तो सेज ग्रीन इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, कहीं पे भी आए, उसके लेफ्ट में ये वाले भाई साहब एंड पर आने चाहिए थे, तो ये वाले एंड पर आएंगे। नीचे वाली लाइन में ये वाले भाई साहब इधर बैठ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इन वाले भाई साहब के राइट साइड में सेज ग्रीन चाहिए था। इन वाले भाई साहब के राइट साइड में सेज ग्रीन चाहिए था, तो इधर अगर वो वाले भाई साहब ले लिए तो इसके राइट में सेज ग्रीन नहीं आ पाएगा। इसका मतलब फाइनल है, अगर इधर ले लिया तो यू इधर आ जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी। और यू कहां आना चाहिए था सर? लेफ्ट में। अब अगर मैंने यू इस एंड पर ले लिया, अगर मैंने यू इस एंड पर ले लिया तो वो किसी की भी लेफ्ट में आ सकता है क्या?
नहीं आ सकता। किसी की भी लेफ्ट में आ सकता है क्या? नहीं नहीं, यू इधर आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेज ग्रीन वाला भाई साहब यू एंड पर, यू एंड पर आ गया और ये वाला लेफ्ट में आना चाहिए था, ये पहली पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब यू का घर ये वाला होगा। कौन सा वाला? यू का घर ये वाला हो सकता है ना? या फिर यू का घर ये वाला हो सकता है। कैसे? अगर मैं मान लेता हूं सेज ग्रीन ऊपर आता है, अगर मैं सेज ग्रीन ऊपर आता है ये मान लेता हूं इस वाली लाइन में, तो ये वाले भाई साहब इस एंड पर आने चाहिए थे, तभी सेज ग्रीन के लेफ्ट में ये वाले भाई साहब एंड पर आते। सेज ग्रीन इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, चाहे कहीं पे भी आए, उसकी लेफ्ट में ये वाले भाई साहब एंड पर आने चाहिए थे, ताकि उनके सामने बैठने वाला यू एंड पर आ सके। तो यू का ये वाला घर भी हो सकता था। तो यू के घरों की दो पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई क्या आपको? यू की घरों की दो पॉसिबिलिटीज मैंने कैसे फिगर आउट करी? इस केस में, इस पजल में हमें यह नहीं पता ऊपर वाली लाइन में कौन है, नीचे वाली लाइन में कौन है, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी पता चला है 10 में से 2 जगह पर यू जा सकता है, यू इधर इधर। आगे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूंगा यू से शुरू करूं। कुछ भी नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो यू से शुरुआत करूंगा। ठीक, आगे देखते हैं। स्टील ग्रे में उसको पेंट किया है। हाउस पेंटेड इन ऑरेंज इज इमीडिएटली राइट ऑफ हाउस वी। वी के इमीडिएट राइट में ऑरेंज आना चाहिए था। वी के इमीडिएट राइट में ऑरेंज, वी हमारे पास इधर है, क्यू और वी एक्वा ब्लू से नहीं थे। ठीक, तो वी के इमीडिएट राइट में ऑरेंज कलर वाले भाई साहब होने चाहिए थे, वी के इमीडिएट राइट में। वी विच इज एट एंड ऑफ द स्ट्रीट, वी एंड पर है, वी एंड पर है और उसके इमीडिएट राइट में ऑरेंज है। वी एंड पर है और उसके इमीडिएट राइट में ऑरेंज है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी के इमीडिएट राइट में ऑरेंज आना चाहिए था, कंसिडर कर लेते हैं वी के इमीडिएट राइट में ऑरेंज। वी एंड पर, वी इस एंड पर अगर लेते तो इमीडिएट राइट में ऑरेंज नहीं आ पाता। ऊपर वाली लाइन में बैठने वाले साउथ में देख रहे हैं, मतलब उनकी राइट साइड इधर है। अगर वी यहां पर लेता इमीडिएट राइट में ऑरेंज नहीं, अगर ऊपर वाली लाइन में वी आता तो इधर लेना पड़ता, और अगर नीचे वाली लाइन में वी आता तो इधर लेना पड़ता, क्योंकि वी इधर लेता इमीडिएट राइट में ऑरेंज नहीं आ पाता। जिस तरीके से यू की 2 पॉसिबल जगह मिली, वी की भी 2 पॉसिबल जगह मिल रही है। वी से आगे कनेक्टेड और कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा तो नहीं थी पर ज्यादा नहीं थी, तो थोड़ा शांत बैठते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, वी एट द एंड बैठ रहा है, तो वी को एंड पर बिठाना है। पॉइंट मैंने नोट डाउन कर लिया, वी एंड पर है, उसके राइट में ऑरेंज कलर है। पेंटेड इन सेज ग्रीन एंड ऑर्किड वॉयलेट आर नॉट फेसिंग नॉर्थ। सेज ग्रीन, ऑर्किड, वॉयलेट, ये 2 जो कलर थे, सेज ग्रीन और ऑर्किड वॉयलेट, ये नॉर्थ फेसिंग नहीं थे, मतलब साउथ फेसिंग थे। सेज ग्रीन साउथ में फेस करता हुआ होना चाहिए था, ऑर्किड वॉयलेट भी साउथ में फेस करता हुआ होना चाहिए था। इसका क्या मतलब हुआ? यू की पोजीशन फिक्स हो गई। इसका मतलब यह हुआ यू की पोजीशन फिक्स हो गई। समझ में आ गई? यू की पोजीशन, यू की पोजीशन फिक्स हो गई। जस्ट अ सेकेंड, मैं ना वो बेस बना लेता हूं, तब तक आप दिमाग लगाओ यू की पोजीशन कैसे फिक्स हो गई। मैं दिमाग इधर बेस बना लूं, तब तक आप दिमाग लगाओ यू की पोजीशन कैसे फिक्स हो गई। ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं क्योंकि ये आपके पास आएगा नोट्स में, इसलिए मैं इसको इतना सजा धजा रहा हूं, आपको इतना सजाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, ये तो मैं जो सॉल्व करता हूं वो नोट्स बन के आपके पास पहुंच जाता है, इसलिए मैं इसको इतना अच्छा सजा धजा के लिख रहा हूं।
ठीक है, इतना सजाने में आप लोग टाइम नहीं दोगे और आपके पास इतना होगा भी नहीं। सेज ग्रीन कहां पे फेस कर रहा है? सेज ग्रीन नॉर्थ में नहीं फेस कर रहा, मतलब साउथ में फेस करेगा। सेज ग्रीन साउथ में फेस करेगा और यू उसके अपोजिट वाली लाइन में है, इसका मतलब यू नॉर्थ में फेस करना चाहिए। सेज ग्रीन साउथ में फेस कर रहा है और उसके सामने वाली लाइन में यू बैठ रहा है, इसका मतलब यू कहां पर होना चाहिए था? नॉर्थ में फेस करना चाहिए था। नॉर्थ में फेस करेगा अगर यू, तो इस पोजीशन पर आना चाहिए था। यू की पोजीशन फाइनल हो गई, यू की पोजीशन फाइनल हो गई। अब यू सेज ग्रीन इधर 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 कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं बस पॉइंट नोट डाउन कर लेता हूं, सेज ग्रीन ऊपर की लाइन में कहीं पे आएगा। ऑर्किड वॉयलेट भी ऊपर की लाइन में कहीं तो आ रहा है। अब ऑर्किड वॉयलेट अगर ऊपर की लाइन में आ रहा था तो W और X नीचे की लाइन में आने चाहिए थे। W और X उसके अपोजिट वाली लाइन में है। ऑर्किड वॉयलेट जिस लाइन में होगा उसके सामने बैठने वाली लाइन में W और X थे। W और X इधर आ जाएंगे, W और X इधर आ जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? X के राइट में 133 मीटर पर जो भी है, अब ये 133 मीटर का हिसाब किताब लगाओ यार, कुछ 133 मीटर का हिसाब किताब लगाओ कुछ। कंडीशन दी थी X के राइट में 133 मीटर पर जो भी है उसके अपोजिट कौन होना चाहिए था? उसके अपोजिट ऑलिव वॉयलेट होना चाहिए था। ऑलिव वॉयलेट, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है। कैसे करे यार इसको? अब इधर मैथ्स जिसकी अच्छी है उसको थोड़ा सा परेशानी कम होगी। ये 133 मीटर का डिस्टेंस जो होगा, मान लो X इधर है, मान लो अगर X इधर है तो X के जस्ट राइट में यू, मतलब ये डिस्टेंस 133 मीटर का होना चाहिए था। X के जस्ट राइट में यू, मतलब ये डिस्टेंस 133 मीटर का होना चाहिए था। क्या 133 7 से डिविजिबल है? 7 1 7 63, 7 9 63, 133 7 से डिविजिबल है, ठीक। तो X इधर 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 कहीं पे भी आ सकता था। X कहीं पे भी आ सकता था। X यहां लिया, 133 7 से डिविजिबल है। अगर मैं X यहां पे लेता, पॉसिबिलिटीज, मैं डिस्टेंस कैसे फिगर आउट कर रहा हूं? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता X कहां पर है, फिर मैं डिस्टेंस कैसे फिगर आउट करूंगा? रखकर, हर एक जगह रखकर, हर एक जगह पर X को रख के देखो और फिर सोचो यार यहां के आगे कैसे बढ़ सकता है। X इधर रखा, 133 मीटर का डिस्टेंस 7 से मल्टीपल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, X इधर चल सकता है। X अगर इधर ले लिया तो इधर और इधर, इन दोनों में जो भी डिस्टेंस आएगा उन डिस्टेंस का टोटल 133 होना चाहिए था। इन दोनों डिस्टेंसेस की एडिशन कितनी होनी चाहिए थी? 133 होनी चाहिए। फिर कैसे करते? इस वाले डिस्टेंस को 7x मान लेता और ये वाला डिस्टेंस 7x प्लस 7 हो जाता। 7x क्यों माना? क्योंकि 7 का मल्टीपल है। 7x इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। मैं वही बोल रहा हूं, ये काम उनके लिए आसान होगा जिनका मैथमेटिक्स क्वांट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। अब ये इतना डिटेल में जाकर मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं इसको एकदम डिटेल में जाकर इसके मैथ्स का पार्ट समझाऊं। बस हाँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। 7 के मल्टीपल में इधर जो भी नंबर आना था वो था, इसीलिए 7x कंसीडर किया। अगर मैं इधर x कंसीडर करता तो शायद मेरा आंसर अलग हो सकता था। मैं इधर सिर्फ x कंसीडर करता तो शायद मेरा आंसर अलग हो सकता था। 7 के मल्टीपल में डिस्टेंसेस थे, इसीलिए 7x कंसीडर किया। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। चलो मैं ये पूरी प्रोसेस है ना आपको इधर ही लिखकर एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 3 4 5। तो पहली पॉसिबिलिटी देखो, ये प्रोसेस समझ लेना, एक बार प्रोसेस समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं है। X इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा ये 133 मीटर का हो जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी X की ये थी। मैं चेक कर रहा हूं X इधर आ सकता है नहीं आ सकता। कैसे चेक किया मैंने इसको? ये और ये, इन दोनों डिस्टेंसेस का टोटल 133 होना चाहिए था। तो ये फिगर आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 7x मान लिया और इसको 7x प्लस 7 मान लिया। 7x और 7x प्लस 7 मान लिया। अब क्या होगा सर? 7x प्लस 7x प्लस 7, ये वाला 7x प्लस 7 प्लस ये वाला 7x, ये कितना होना चाहिए था? 133। x की वैल्यू निकालो, 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
हाँ, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाय 7, 7 एक 7 63, 7 9 63। ठीक है, ओके। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 9 आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इधर आ जाएगा 63 और इधर आ जाएगा 63 प्लस 7 70। देखो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिला कि नहीं मिला, इन दोनों का एडिशन 133 आना चाहिए था। तो अगर x यहां पे लेता हूं तो इधर 63 और इधर 70 आएगा। ठीक, बात को समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यू तो अपना इधर फिक्स हो ही चुका था। x अगर मैं इधर लेता 133 इधर आता, x इधर लेता इधर 63 इधर 70 आता। अगर मैं x इधर लेता तो ये झोलझाल कैसे होता। अगर मैं x इधर लेता तो इन तीनों डिस्टेंसेस का एडिशन कितना आना चाहिए था, 133। इधर आता 7x, इधर आता 7x प्लस 7, इधर आता 7x प्लस 14। 7x 7 का मल्टीपल, आगे जैसे जैसे जाएंगे सक्सेसिव मल्टीपल है तो 7 का एडिशन होता चलेगा, 7x प्लस 7, 7x प्लस 14। ठीक, तो यहां पर ये जो डिस्टेंसेस है ये कैसा आएगा, ये इक्वेशन बनेगा 7x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 133। ठीक, 14 आणि 7 21, 133 में से 21 चले गए, कितना बचा रे, 21 गेले, 32, 32 मधनं 20 गेले, 112, 112 बचेगा क्या, 12 13 आणि 20। ठीक है, 14 और 7 21 हुआ था, तो 21 अगर इधर हो जाता है, अगर इधर 21 हो जाता है तो 133 मधनं 21 गेले, हाँ 112 बचेगा। अब इधर क्या रहेगा, 7 7 14 21, 21x इज इक्वल टू 112। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21x, तो 21 का x का वैल्यू क्या आ जाएगा रे, 7 1 7 52 नहीं आएगा यार, तो उस हिसाब से तो इधर, अब ये इधर पॉइंट में आंसर आएगा, इधर पॉइंट में आंसर आएगा। x के राइट में जो भी बैठा था उसके अपोजिट ऑलिव ग्रीन, ऑलिव वॉयलेट था। x के अपोजिट जो भी बैठा था उसके अपोजिट ऑलिव वॉयलेट था। ठीक है, मतलब ये x और u के बीच में बेसिकली 7 के मल्टीपल, x और u के बीच में 133 नहीं। ठीक ठीक, हम अभी क्या क्या कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम अभी क्या क्या कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। ऑलिव वॉयलेट कहां आएगा, अगर मैंने x इधर ले लिया तो इसके अपोजिट ऑलिव वॉयलेट आएगा। ठीक, अगर मैंने x इधर ले लिया तो इसके अपोजिट ऑलिव वॉयलेट आएगा। x इधर ले लिया तो ऑलिव वॉयलेट के लिए हमारे पास कोई जगह बची नहीं है। ठीक, और अगर मैं x इधर लेता हूं तो क्या सिचुएशन बनेगा, अगर x मैंने इधर ले लिया तो ये 7x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें मैं 7x माइनस 7 कंसिडर कर लूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आगे कितना बचेगा, 133 में से 14 चला गया, 133 में से 14 चला गया, 123 मधनं 4 गेले, 119, 119, और फिर ये 119 फिर से डिविजिबल नहीं होगा, 7 7 14 7 21 7 28, 28 से डिविजिबल फिर भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पर्सन था ना, जो भी है, जो ऑलिव वॉयलेट के सामने बैठा है, एक्स और इस पर्सन के बीच में, एक्स और उस पर्सन के बीच में या तो 0 लोग होंगे, एक्स और वो जो पर्सन है जिसके सामने ऑलिव वॉयलेट बैठा था, या तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे, या फिर उनके बीच में एक पर्सन होगा और फिर सामने ऑलिव वॉयलेट आएगा। ये दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इन दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक, तो x अभी कहां पर आएगा, फिलहाल इसमें कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक, बट ये पता चल गया है कि x के और इसके बीच में या तो एक पर्सन होगा, नहीं तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, अब इसमें आगे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी,
हाउस वाई इज पेंटेड इन लेमन येलो, हाउस वाई लेमन येलो कलर में पेंट किया हुआ है। ओके अब हिट एंड ट्रायल कहां से और कैसे शुरू होगा, ये यू तो इधर मैंने फिक्स कर दिया था। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने एक्स और इस इंसान के बीच में आने वाले पॉसिबल नंबर ऑफ लोग निकाले थे, वैसे ही सेज ग्रीन और इसके बीच में आने वाले पॉसिबल नंबर ऑफ लोग निकाले। सेज ग्रीन और इसके बीच में कितने नंबर ऑफ लोग पॉसिबल हो सकते हैं? कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी सेज ग्रीन के लेफ्ट में 147 मीटर, सेज ग्रीन के लेफ्ट में 147 मीटर पे जो भी बैठता है उसके सामने कौन आएगा? उसके सामने आएगा यू, उसके सामने कौन आएगा? यू। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं ये तो फिगर आउट करना पड़ेगा ना। ठीक, तो अब जरा देखते हैं, मान लेते हैं सेज ग्रीन और ये दोनों एडजेसेंट है, सेज ग्रीन और ये दोनों एडजेसेंट है, तो एडिशन 147 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। ये एडिशन 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। सेज ग्रीन के लेफ्ट में एक छोड़कर अगर हम ये वाले भाई साहब कंसिडर करते हैं, इसको मैं बॉक्स से डिनोट करता हूं, ये वाले भाई साहब अगर हम कंसिडर करते हैं सेज ग्रीन के लेफ्ट में, तो इधर डिस्टेंस कितना आएगा? ये इनका एडिशन कितना होना चाहिए था? इनका एडिशन 147 होना चाहिए था। अब फिर से वही कलाकारी करो जो थोड़ी देर पहले करी थी, फिर से वही कलाकारी करो। इधर अगर मैं 7x कंसिडर करूंगा तो ये 7x + 7 हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा 14x + 7 इज इक्वल टू 147। ठीक, तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद? 10। x का वैल्यू क्या आ जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद? 10। यानी ये डिस्टेंस निकल कर आया 70 का और ये डिस्टेंस निकल कर आया 77 का। इसका मतलब सेज ग्रीन और ये वाले भाई साहब, इनके बीच में 0 लोग आए तो 147 मीटर का डिस्टेंस होगा, इनके बीच में अगर एक पर्सन आया तो 70 और 77 का डिस्टेंस होगा। अब सेज ग्रीन और उसके बीच में मान लेते हैं 2 लोग आ रहे हैं, मान लेते हैं 2 लोग आ रहे हैं, तो अब खेल कैसा होगा? अगर 2 लोग आए तो इन तीनों डिस्टेंसेस का एडिशन 147 होना चाहिए था। ठीक, और अगर मैंने इसको 7x मान लिया तो ये 7x + 7 हो जाएगा और ये 7x + 14 हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसा बनेगा? तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, 7 और 7 14 + 21, 21x + 14 और 7 21 इज इक्वल टू 147। तो 21 से 147 डिविजिबल है क्या? क्या अब इसके लिए टेबल्स याद होने चाहिए। आप में से कितने लोगों को टेबल्स अच्छे से याद है? हाँ, टेबल्स 101 एकदम अच्छे से कितने लोगों को याद है? अगर टेबल्स याद है तो काम बन जाएगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक, तो इसको अगर मैं थ्रू आउट द इक्वेशन 21 से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसा बनेगा कुछ। ठीक, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। x का वैल्यू 6 रख दिया, 21 5 से 5 उधर से 21 तक 26 ऐसे 126 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 6 रख दिया, 126 + 21 147। ठीक, तो अगर इनके बीच में 3 लोग आते हैं भाई साहब, तो 7 सकूम 42, इधर आएगा डिस्टेंस 42 मीटर का, इधर डिस्टेंस आएगा कितने मीटर का? 7x + 7 42 और 7 49, और इधर डिस्टेंस आएगा 49 + 7 56 मीटर का। भाई साहब ये कब? जब 2 आए। अब सेज ग्रीन और उसके बीच में 3 भी तो आ सकते थे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए इतना टाइम ले रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए इतना टाइम मैं ले रहा हूं, नहीं तो आप लोग जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा, इसको दनादन सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के बाद। ठीक, अगर 3 लोग आते हैं, अगर 3 लोग आते हैं तो 1 2 3 4 5 ये फाइनल केस होगा। अब इसके बीच में कोई केस और ऐड नहीं होगा क्योंकि टोटल 5 ही घर थे। ठीक, तो इन सब का टोटल 147 होना चाहिए था। अब देखो, इसको मैंने 7x मान लिया, ये बन जाएगा 7x + 7, ये बन जाएगा 7x + 14 और ये बन जाएगा 7x + 21। ठीक, अब 21 आणि 14 25 35 35 आणि 7 42, 147 में से 42 गए, 147 में से 142 बचे, 105 बचे। ठीक है,
तो ये आपके कैलकुलेशन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इधर आपको सारा लिख कर ही दे रहा हूं, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 21, 7 चौक 28, 28x प्लस 14 35 42, 28x प्लस 42 इज इक्वल टू 147। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 28x इज इक्वल टू 105। क्या 105 28 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब x की वैल्यू पॉइंट में आएगी, x की वैल्यू पॉइंट में आएगी तो ये वैल्यू भी पॉइंट में आ सकती है, ये वैल्यू भी पॉइंट में आ सकती है। हमें इंटीग्रल मल्टीपल्स चाहिए थे, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, ये वाला केस थोड़ी देर के लिए हट जाएगा, थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि ऐसे भी पॉइंट में आ सकता है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक इंटीग्रल नंबर मिले, ऐसे भी हो सकता है। x की वैल्यू पॉइंट में कुछ इस तरीके से आ सकती है जिसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल नंबर मिलना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर ऊपर काम नहीं बना तो फिर नीचे दिमाग लगाना पड़ेगा। फिलहाल ये क्लियर हो गया है, सेज ग्रीन और वो वाले भाई साहब जो यू के सामने बैठते हैं उनके बीच में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तीनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेगी। आपके पास एग्जामिनेशन में रफ शीट्स बहुत ज्यादा होगी, आप क्या करो, आप दनादन अलग अलग तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ कंसिडर करके चलो। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसकी पहली पॉसिबिलिटी कंसिडर करता हूं। क्या पहली पॉसिबिलिटी कंसिडर करता हूं, 0 लोग। सेज ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके सामने यू, पहली पॉसिबिलिटी। ठीक, तो सेज ग्रीन में यहां पे कंसिडर करता हूं, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये आया, उसके सामने यू, यानी ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए था, 147 का आना चाहिए था। अगर ये डिस्टेंस 147 है तो सारे डिस्टेंसेस मिल जाएंगे। ये डिस्टेंस हो जाएगा 140, ये डिस्टेंस हो जाएगा 133 और ये डिस्टेंस हो जाएगा -7, 126। ठीक, सेम डिस्टेंसेस नीचे परक्यूलेट होंगे, 126 इधर आएगा, 133 इधर आएगा, 140 इधर आएगा और 147 इधर आएगा। अब पॉसिबिलिटीज कैंसिल धड़ाधड़ कैसे कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, धड़ाधड़ पॉसिबिलिटीज कैंसिल होंगी, देखना। ये बनाने में टाइम लगेगा बट एक बार ये बन गया, ये पिक्चर क्लियर हो गया, धनाधन पॉसिबिलिटीज कैसे कैंसिल होगी। सेम अगर हमने एक्स और ऑलिव के लिए किया है, ऑलिव वॉयलेट के लिए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी डिस्टेंसेस के लिए 2 ही चॉइसेस है। एक चॉइसेस 133 मीटर की है, 133 मीटर एज इट इज ले सकते हैं, नहीं तो 63 और 70 मीटर ले सकते हैं। 133 मीटर एज इट इज ले सकते हैं, नहीं तो 63 और 70 मीटर ले सकते हैं। मतलब नीचे वाली लाइन में या तो 133 दिखना चाहिए था, नहीं तो 63, नहीं तो 70 दिखना चाहिए था। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम थे, ये डिस्टेंसेस सेम थे। अब 133 दिख रहा है, 133 दिख रहा है तो यू और उस इंसान के बीच में 133 इधर दिखा, जबकि 133 दिखना चाहिए था यू को चिपककर, 133 दिखना चाहिए था यू को चिपककर, जो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि भाई साहब लोचा हो गया है, लोचा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों, इसमें ये नंबर नहीं दिखे 63 और 70, और अगर 133 दिखता तो 133 यू को सटके ही दिखना चाहिए था, यू को सटके दिखा नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल है, ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं है। सेज ग्रीन मैं यहां पे कंसिडर करता हूं, ठीक है, सेज ग्रीन में यहां पे कंसिडर करता हूं। अगर 2 लोग बीच में आते हैं तो 42, 49, 56 डिस्टेंस होगा। ठीक है, 42, 49 और 56 ये डिस्टेंस होगा। इसका मतलब यही डिस्टेंसेस नीचे दिखने चाहिए थे, यही डिस्टेंसेस नीचे दिखने चाहिए थे। फिर से पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। मैंने बोला ना, ये डेटा निकालने के लिए और समझने के लिए टाइम ज्यादा जाएगा, बट एक बार डेटा निकल गया, समझ में आ गया, ऐसे निकलेगा सॉल्यूशन। कैसे, ऐसे। ठीक है, अब देखना, इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स के बगैर ये पजल सॉल्व नहीं कर सकते थे आप, बिना बेसिक मैथमेटिक्स के तो हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना। कहां तक पहुंचा था मैं, हाँ ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्यों कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमें नीचे यू को
वो डिस्टेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें इधर 133 में क्या क्या दिखने चाहिए, या तो 133 दिखना चाहिए था, 133 अगर नहीं दिया तो 63 और 70 दिखना चाहिए था। 63 और 70 दिखने के तो आसार ही नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या होगा सर? फाइनल यही होगा, सेज ग्रीन कलर इधर आ जाएगा। फाइनल क्या होगा? फाइनल यही होगा, सेज ग्रीन कलर इधर आ जाएगा। ठीक, यू इधर हमने पहले से ले रखा था, सेज ग्रीन कलर इधर आ गया। अब सेज ग्रीन कलर इधर आ गया है तो ये डिस्टेंसेस का थोड़ा सा हिसाब किताब देख लेते हैं। अगर एक पर्सन बीच में आता है, एक पर्सन तो 70 और 77 मीटर का डिस्टेंस दिखना चाहिए। एक पर्सन बीच में आता है तो 70 और 77 का डिस्टेंस बीच में दिखना चाहिए था। अब ये भी आ जाएगा 77, ये भी आ जाएगा 70। ये कितना होगा सर? 63। ये कितना होगा सर? 63। ये कितना होगा? 56। और ये भी कितना होगा? 56। अब मजे देखना। ठीक, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए हमें 63 और 70 दिखने चाहिए थे, तो 63 और 70 तो हमें दिख गए। 63 और 70 हमें दिख गए, तो 63 और 70 दिखने से काम चलेगा क्या? 63 और 70 दिखने से काम चलेगा? यस, काम चल जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन क्या थी? एक्स के राइट में जो भी है 133 मीटर पे, उसके अपोजिट क्या होना चाहिए था? ऑलिव व्हाइट। तो एक्स कहां पे लेना पड़ेगा? एक्स के राइट में 133 मीटर का डिस्टेंस आ सके उसके लिए 63 और 70 होने जरूरी थे। इनका एडिशन 133 आ रहा है। अब इसके अपोजिट होना चाहिए था ऑलिव वॉयलेट। ऑलिव वॉयलेट। मजा आ रहा है? एक्स के राइट में 133 मीटर के डिस्टेंस पर जो भी था उसके अपोजिट ऑलिव वॉयलेट था। डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक का गैप था। W और X के बीच में एक का गैप था, इसका मतलब W और X दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए थे। ठीक, अब W और X एक ही लाइन में आ गए, W भी फाइनल हो गया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। U का कलर हमें पता था। U का कलर क्या पता था? स्टील ग्रे। U का कलर हमें क्या पता था? U का कलर पता था स्टील ग्रे। ठीक, U एंड पर है। अब S के लेफ्ट में 210 मीटर पर P है। अब S और P इधर ले सकते हैं क्या? X और P। S की लेफ्ट में 210 मीटर पर P है, इधर 210 मीटर का तो एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। S इधर लिया, उसकी लेफ्ट में P इधर लेना पड़ेगा, इनका डिस्टेंस का टोटल 210 नहीं आएगा। S और P नीचे की लाइन में नहीं आ सकते। क्लियर हो गया? S और P नीचे की लाइन में क्यों नहीं आ सकते सर? क्योंकि नीचे की लाइन में S और P के लिए यही दो जगह बची है। अगर इधर S ले लूं, इधर P ले लूं, तो दिक्कत क्या होगी? S और P अगर ले लिया तो इनका टोटल 110 नहीं आएगा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? S और P ऊपर वाली लाइन में चले जाएंगे। तो ऊपर वाली लाइन में 210 का टोटल कहां पर आ रहा है? आई शपथ, 70 70 140 140 200 210 210 का टोटल मुझे इधर मिला। इन तीनों ने मिलकर 210 का टोटल दिया। इन तीनों ने मिलकर 210 का टोटल दिया और S की लेफ्ट में P आना चाहिए था। S इधर ले लूंगा, उसकी लेफ्ट में P इधर ले लूंगा। S की लेफ्ट में 210 मीटर का डिस्टेंस टोटल S और P। 63 70 और 77 मैंने कैसे टोटल मारा? 70 70 140 140 आणि 60 210 210 213 200 203। ठीक, S और P फाइनल हो गए। S और P फाइनल हो गए। ठीक, S को CP जो भी कलर था, CP का जो भी कलर था वो CP कलर S को पसंद होना चाहिए था। ठीक है, SG और ऑलिव वॉयलेट तो फाइनल हो गए। ऑरेंज के सामने CP आना चाहिए था। CP के सामने ऑरेंज आना चाहिए था। CP इधर आ गया, उसके सामने ऑरेंज आना चाहिए था। इसका मतलब ऑरेंज कलर किसको पसंद था? ऑरेंज कलर X को पसंद था। ठीक है, T के सामने Y है और Y को कोई तो कलर पसंद है। चलो ठीक है, Q और V के जस्ट राइट में ऑरेंज कलर है। V फाइनल हो गया। V एंड पर है और उसके जस्ट राइट में ऑरेंज कलर है। V एंड पर था, उसके जस्ट राइट में ऑरेंज कलर था। V फाइनल हो गया। अब T के अपोजिट Y है। T इधर लिया, उसके अपोजिट Y नहीं आ सकता। T इधर नहीं ले सकता। T इधर लिया, उसके अपोजिट Y आ जाएगा, पर Y को लेमन येलो कलर का घर था, वो नहीं होगा उसका।
तो टी इधर नहीं ले सकता, सामने वाई नहीं। टी इधर लेता तो सामने वाई आता, पर लेमन येलो नहीं आता। टी इधर लेता तो सामने वाई नहीं। टी इधर नहीं ले पाया, इधर नहीं ले पाया, इधर नहीं ले पाया, कहां पे लूंगा सर? ना इधर ना इधर ना इधर। टी के लिए ले दे के एक ही जगह बची। टी को लेकर ले दे के अगर एक ही जगह बची है तो टी इधर आ जाएगा। टी के सामने जो भी है टी के सामने वाई होगा और वाई का घर लेमन येलो कलर से पेंटेड है। स्वाद आ रहा है? स्वाद आ रहा है? बताओ। ये है अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड लेवल का पजल। हाँ, स्वाद आ रहा है तो आगे चलो। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो भी बची है उस इंफॉर्मेशन को निपटा देता है। क्या क्या बचा है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। अब क्यू और वी को एक्वा ब्लू कलर पसंद नहीं था। क्यू और वी को एक्वा ब्लू कलर पसंद नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील ग्री के सामने सीबी होना चाहिए था। स्टील ग्री के सामने सीबी होना चाहिए था, तो स्टील ग्रे के सामने सीबी। स्टील ग्रे तो आ चुका था, सीबी कैरेमल ब्राउन था शायद, या जो भी कलर था, जो भी कलर था, सीबी आ गया। ठीक, सीबी फाइनल हो गया। अब कलर एक्वा ब्लू फाइनल करना था। अच्छा, डब्ल्यू को एफ जी पसंद था। डब्ल्यू को एफ जी कलर पसंद था, या घर का कलर था उसका। ठीक है, एफ जी भी फाइनल हो गया। अब कलर भी फाइनल हो गए। अब कलर भी फाइनल हो गए, ध्यान से देखना। एक्वा ब्लू वी को पसंद नहीं है, तो वी के लिए एक्वा ब्लू नहीं ले सकते। एक्वा ब्लू इधर लेना पड़ेगा, और कोई चॉइस है ही नहीं एक्वा ब्लू के लिए। इनमें से किसी भी जगह पर नहीं आ सकता, इनमें से किसी भी जगह पर नहीं आ सकता। वी को एक्वा ब्लू पसंद नहीं था, तो एक्वा ब्लू कंपलसरी इधर ही लेना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। अब ऐसा था, क्यू को भी एक्वा ब्लू पसंद नहीं था। एक्वा ब्लू की जगह पर क्यू नहीं आएगा, क्यू इधर आ जाएगा। सारे लोग हो चुके थे, आखिरी एक इंसान बचा था। कौन सा बचा था रे? कौन सा बचा था? पी क्यू आर एस टी। पी बचा था, पी हो गया है क्या? आई गेस नहीं हुआ है, पी भी हो गया। पी क्यू आर, आर बचा था, आर आ जाएगा इधर। मजा आ गया। सारे कलर्स हो चुके थे, आखिरी एक कलर बचा था, वी को चिपका दो जो भी कलर बचा था। कैरेमल ब्राउन, एक्वा ब्लू नहीं था उसका, स्टील ग्रे, ऑर्किड, लेमन येलो, फॉरेस्ट ग्रीन, रॉयल येलो। रॉयल येलो नहीं हुआ है आई गेस, रॉयल येलो नहीं हुआ है। और रॉयल येलो कलर किसका होना चाहिए था? वी का। मजा आ गया? हाँ, ठीक है। सारी चीजें चकाचक क्लियर, सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर। तो वी एक्स वाई डब्ल्यू यू आर एस टी क्यू पी, ये वाला सीक्वेंस हमें इसमें मिल रहा था। तो अब इस लेवल के पजल्स अगर सॉल्व करने हैं तो सर मुझे एक बात बताओ, दिमाग कितना शांत होना चाहिए? अगर दिमाग शांत नहीं है, पहली चीज, और बेसिक जो एक्सपर्टीज है उस बेसिक एक्सपर्टी पर कमांड नहीं है ना। अगर आप इधर बेसिक गलत मैथमेटिक्स लगा देते तो फिर पूरा गया था, फिर पूरा पजल गया था, पजल सॉल्व ही नहीं होता था फिर। तो इस तरीके से आपको ये फिगर आउट करना था यार, उनके बीच में कितने नंबर ऑफ लोग आ रहे हैं, उतने नंबर ऑफ लोग बीच में मैच हो रहे नहीं हो रहा है, सारा का सारा खेल इस बेसिक मैथमेटिक्स, इस बेसिक कैलकुलेशन का था। ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से ये पजल अगर एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट करके एकदम ईमानदारी से बताना, और कितना एंजॉय किया और ये पजल कैसा लगा एकदम ईमानदारी से कमेंट करके बताना। कमेंट करने के बाद एक और चीज़ समझ में आएगी यार, मैं मेरे बोलने से कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ तक आपने डिस्कशन सिंसियरली सुना है। जितने ज़्यादा लोग सिंसियरली इतने अच्छे लेवल के कंटेंट को एंजॉय करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ लेकर आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अगर मैं अच्छे लेवल के कंटेंट पर दिमाग लगा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको क्या क्या आपको कैसे समझा सकता हूँ, उसमें क्या क्या ट्रिक्स बना सकता हूँ, ये इसके ऊपर मैं दिमाग लगाऊँ और आप लोग इंटरेस्ट लेके ना ही सुनो, फिर मज़ा नहीं है। तो एक बार ये मुझ तक पहुँच जाए कि कितने लोग यहाँ तक इंटरेस्ट से देख रहे हैं, कॉमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। चलो, तो आज के इस सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। बाकी यार वो अपना है ही, रोज शाम को 7 बजे वाली क्लास रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी, है ना। चलो, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।